अगला जो टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या चीज़ है भाई? एक तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल वर्टिकल सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज मत करना। रीज़न, क्योंकि वर्टिकल सर्कल पे कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल घूम ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना। इसलिए वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। कभी लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे 4 ऑप्शन देखे कि क्या कांस्टेंट है, तो याद रखना है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है ना। तो स्पीड कांस्टेंट होने को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, चाहे वो वर्टिकल प्लेन में हो, चाहे वो किसी भी टेढ़े प्लेन में घूम रहा हो, वेलोसिटी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड या तो बढ़ रही होगी या फिर स्पीड घट रही होगी, इन दो में से कोई एक काम हो रहा है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है फिर इसमें? बस इतना ही ध्यान रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब भी पार्टिकल घूमेगा तो उस कंडीशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। स्पीड अगर बढ़ेगी, स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो उसी डायरेक्शन में होगा जो स्पीड की डायरेक्शन है। लेकिन अगर स्पीड घट रही है तो फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको कंसिडर करना है। हाँ, एक चीज़ और कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि काम कर रहा है तो अल्फा क्रॉस आर से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपको ये दे रखा होगा कि जो स्पीड है पार्टिकल की वो टाइम के ऊपर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है, तो उस कंडीशन में dv/dt करके भी आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये 2 तरीके होंगे। ठीक है, चलो इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है फिर इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल किसी भी सर्कल पे घूम रहा है और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसके लिए कंडीशन होगी कि जो अल्फा है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो जैसे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स होते हैं, उसी तरीके से इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन बना सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही कंडीशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब ये यूज़ नहीं करनी है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी यूज़ नहीं करनी है। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स या इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एक ही कंडीशन में यूज़ की जाती है, जब एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो वो जब क्वेश्चन में आपको पता चल जाए ना कि ये कांस्टेंट है, तब लगा देना। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है? तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से कंपेयर करके लिखेंगे इसको। मान लो कि एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है और इनिशियली इसकी स्पीड कुछ ओमेगा 1 थी जब हमने इसको घूमते हुए देखा, तो अभी इसकी एंगुलर स्पीड है मान लो ओमेगा 1, v1 स्पीड से यहाँ पे घूमते हुए या आपको चलते हुए दिखाइए। क्योंकि इस पर एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसलिए अभी यहाँ पे स्पीड मैंने v1 ले ली और उसके अकॉर्डिंग जो एंगुलर स्पीड है इसकी वो कितनी है? ओमेगा 1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा है। t टाइम बाद में ये किसी और पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ गई जिससे एंगुलर स्पीड भी बढ़ गई, और मान लो यहाँ पे स्पीड बढ़ के हो गई v2 और इसके अकॉर्डिंग जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ के हो गई ओमेगा 2। ठीक है, तो अब मुझे रिलेशन वगैरह बनाने हैं। पहले मैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लिख लेता हूँ, v = u + at पहली इक्वेशन होती है। सेकंड इक्वेशन क्या है? s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन v² - u² = 2as। और nth सेकंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा उसका फॉर्मूला होता है u + ½ a 2n - 1। इन्हीं सारी चीज़ों को अब हम सर्कुलर मोशन के लिए कन्वर्ट कर देंगे। जैसे वेलोसिटी की जगह कौन आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की जगह कौन आ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम की जगह टाइम ही रहेगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंगल है ना, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अपन, कितने एंगल से घूम गया ये। तो इन सब में रिलेशन क्या बनेगा? देखो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हमने ओमेगा 1 लिखा है, फाइनल को ओमेगा 2, तो ये फाइनल वेलोसिटी इसको ओमेगा 2 लिख दो = ओमेगा 1 + अल्फा t। एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दो एंगुलर एक्सेलरेशन से। सेकंड इक्वेशन बताओ अब, थीटा = डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा
ओमेगा 1 टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन आ जाएगी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 एल्फा थीटा। फोर्थ बताओ थीटा nth, मतलब कि nth सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ओमेगा 1 प्लस 1/2 एल्फा 2n माइनस 1। ये लो, तो बस ये इक्वेशन है, इनको यूज़ कर लो। जैसे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करते थे, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है, बस सिंबल चेंज किए हैं, ये मान लो। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। तो इस पे क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग, समझ में आ गया होगा, ये आसान एकदम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए व्हील इज एट रेस्ट बोलने का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स 80 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। तो सब कुछ दे रखा है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको 0 लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये शुरुआत में रेस्ट में था। फिर इसने एक स्पीड गेन कर ली, एंगुलर स्पीड ओमेगा 2 इसने गेन कर ली, जो कि 80 रेडियन पर सेकेंड के बराबर है, लेकिन कितने टाइम बाद में? 5 सेकेंड बाद में। तो आपको पूछा है कि बताओ कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कितना होगा। अब थीटा तभी फाइंड कर पाओगे जब आप अल्फा फाइंड कर लोगे। अल्फा फाइंड, देखो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप यूज़ करते हो या इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन यूज़ करते हो ना, तो अल्फा तो पता होना ही होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा कभी। तो पहला काम आपको अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फाइंड कर पाओगे। तो पहले अल्फा फाइंड करने के लिए सोचो कौन सी इक्वेशन लगाएं। पहले चिपका सकते हैं क्या? ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस एल्फा टी। चलो बताओ अल्फा कितना आएगा और अल्फा के अकॉर्डिंग फिर थीटा कितना आएगा। पूरा कर लो अब क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन 200 रेडियन आ रहा है क्या? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, इट रोटेट्स थ्रू an angle theta 1 in the first 2 seconds and in the next 2 seconds it rotates through an additional angle theta 2. Find theta 2 upon theta 1. बिना पेन चलाए कर सकते हो इसको, स्पेशल केस है। सोचो क्या आंसर आएगा। याद करो, आपको एक चीज़ बताई थी मैंने, जब भी पार्टिकल पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा हो और शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट में हो, शुरुआत में रेस्ट में होना चाहिए और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर करेगा हमेशा उसका रेशियो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, ये ओड वैल्यूज आएंगे हमेशा। तो इसने बोला कि हर 2 सेकेंड में ये थीटा 1 और थीटा 2 एंगल कवर कर रहा है। पहले 2 सेकेंड में थीटा 1 एंगल कवर किया, अगले 2 सेकेंड के अंदर इसने थीटा 2 एंगल कवर किया। तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 कितना होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और स्टार्ट रोटेटिंग बोला इसने, इसका मतलब इनिशियली ये रेस्ट में था। दोनों कंडीशन पूरी होगी, पहले से घूमता रहना नहीं चाहिए। थीटा 2 अपॉन थीटा 1 कितना आएगा? 3:1 के बराबर आएगा। तो ये स्पेशल केस है, चाहो तो अपनी लैंग्वेज में साइड में लिख लेना छोटा सा। अगर अल्फा कांस्टेंट हो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, देन थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर होंगी उनका रेशियो ये ऑड वैल्यूज आएंगे इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। वो टाइम इंटरवल 5-5 सेकंड का हो सकता है, 10-10 सेकंड का हो सकता है, 1-1 सेकंड का हो सकता है, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए फैन इज स्विच्ड ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी reduces to 50% while it makes 36 rotations. How many more rotations will it take before coming to rest? एक फैन है ना, तो उसको जैसे स्विच ऑफ किया गया हमने देखा कि जब ये 36 रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, 36 रोटेशन में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 36 × 2 पाई, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो 36 रोटेशन में इसने जो स्पीड रिड्यूस कर ली अपनी, क्योंकि स्विच ऑफ कर दिया तो स्पीड कम हो गई होगी। तो पहले ओमेगा 1 स्पीड थी, तो अब कितनी होगी? 50% रिड्यूस हो गई। तो ओमेगा 2 कितना हो गया? ओमेगा 1/2 कर देंगे। परसेंटेज में दे रखा है, हम समझ गए कि 50% रिड्यूस होने का मतलब है आधी हो गई भाई, ठीक है। हाउ मैनी मोर रोटेशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट? यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन या जिसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, वो हम कांस्टेंट मानेंगे।
फैन के अंदर जो बैरिंग्स वगैरह होंगे उनकी वजह से जो फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उसकी वजह से ये रिटार्डेशन क्रिएट हो रहा है, वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, मतलब जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक अल्फा कांस्टेंट है। तो अल्फा कांस्टेंट मान लो, ओमेगा 2 ओमेगा 1 में रिलेशन पता चल गया, इससे हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 1। फिर इसने बोला कि ये जब रुकेगा, अभी इसकी स्पीड आधी हो गई, आधी से भी घट के कितनी हो जानी चाहिए फाइनली 0, उसमें कितना चक्कर और लगा लेगा ये। देखो इसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 एक तरह से आपको पता है, ओमेगा 1 पता है और ओमेगा 2 का ओमेगा 1 के साथ रिलेशन पता है, अल्फा कांस्टेंट है, टी का कोई रिलेशन चाहिए नहीं हमको, तो एक ही इक्वेशन बचती है बिना टी के, तो थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन लगाओ पहले केस में और थर्ड इक्वेशन लगाओ सेकेंड केस में, जब ओमेगा 1/2 से इसकी स्पीड घट के 0 हो जाएगी। अभी ओमेगा 1, बाद में कितनी ओमेगा 1/2, फिर ओमेगा 1/2 से घट के कितनी हो गई 0। थर्ड इक्वेशन लगाओ, फर्स्ट केस में बताओ क्या होगा, इसी इक्वेशन से ओमेगा 2 लेना, ओमेगा 1/2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा, थीटा होगा 36 इंटू 2 पाई के बराबर। इधर सॉल्व करोगे तो ये आएगा ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 2 यानी कि ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 4 यानी कि 3/4 ओमेगा 1 स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, ये आएगा कितना आएगा 4 पाई इंटू 36 अल्फा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बना लो, बाकी चीज़ें रेशो में कैंसिल कर देंगे हम लोग, इसलिए ज़्यादा सॉल्व नहीं किया मैंने, एज इट इज़ लिख दिया इसको। इन सेकेंड केस क्या लिखोगे, ओमेगा 2 तो 0 हो चुका होगा, माइनस ओमेगा 1/2 लेना है इसके लिए, सेकेंड वाली जर्नी के लिए, इक्वल टू 2 अल्फा थीटा हमको फाइंड करना है इस पर। ये आ गया ओमेगा 1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ये सेकंड इक्वेशन है, माइनस का आएगा ये। ठीक है, दोनों को डिवाइड करो बाई इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इधर तो बनेगा 3 इक्वल टू 72 अपॉन थीटा, ये आएगा भाई। तो थीटा कितना हुआ 24 पाई आया। लेकिन आपको पूछा कि हाउ मैनी मोर रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन का मतलब ये है कि इसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया। तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ रोटेशन, याद रखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिवाइड कर दोगे 2 पाई से तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे कि कितने चक्कर इसने लगाए होंगे। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने हैं 12, ये आपका आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखो 2 व्हील्स हैविंग रेडियस इन द रेशियो 1:3 आर कनेक्टेड बाय ए कॉमन बेल्ट, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है ना, ये दोनों जो व्हील्स हैं इनकी रेडियस का रेशियो क्या है R1/R2, ये है 1/3, ये क्वेश्चन में दे रखा है इसने। ठीक है जी, इफ़ द स्मॉलर व्हील इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट एट ए रेट ऑफ 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट दे रखी है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, जिसे एंगुलर एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ा रहा है अपनी। ठीक है, फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक ये स्पीड बढ़ा रहा है अपनी। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बिगर व्हील, तो 10 सेकेंड बाद में, 10 सेकेंड के लिए इसने स्पीड बढ़ाई अपनी, तो 10 सेकेंड बाद में ये जो बड़े वाला व्हील है ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से एक तरह से घूम रहा होगा, ये हमको पूछा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन समझ में आया क्या, एक छोटा व्हील है एक बड़ा व्हील है और दोनों पे कॉमन बेल्ट चल रहा है, कॉमन बेल्ट ही इन दोनों को घुमा रहा है इस तरीके से रोटेट होके। तो कौन तेज घूम रहा होगा, कौन धीरे घूम रहा होगा, या दोनों एक ही स्पीड से घूम रहे होंगे क्योंकि कॉमन बेल्ट है इसके ऊपर, ये सोच के बताओ। छोटे वाला तेज घूमेगा, बिल्कुल सही। देखो बड़े वाला जो व्हील है ना वो थोड़ा धीरे घूम रहा होगा, और ये जो छोटे वाला व्हील है ना, क्योंकि इसकी रेडियस कम है, इसके ऊपर से भी बेल्ट पास हो रहा है, इसके ऊपर से भी बेल्ट पास हो रहा है, लेकिन बेल्ट तो कॉमन ही है ना, जितना इधर से जाएगा उतना इधर से वापस आएगा, इस तरीके से चलेगा। तो इसको तेज़ घूमना पड़ेगा ताकि जितना बेल्ट किसी टी टाइम में इसके ऊपर से पास हुआ उतना ही बेल्ट इसके ऊपर से भी पास हो पाए, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट रोटेट होना पड़ेगा, ये थोड़ा सा स्लो रोटेट होगा। ये तो इनकी बात हो गई। ठीक है, अब इस बात पे आते हैं कि 10 सेकेंड बाद में ये कितना तेज घूम रहा होगा। अगर दोनों की रेडियस बराबर होती तो क्या ये दोनों एक ही स्पीड से घूमते, सोचो एक बार।
दोनों व्हील्स बराबर साइज़ के हैं, एक बेल्ट इसके ऊपर चल रहा है, तो दोनों बराबर स्पीड से घूम रहे होते इस तरीके से, लेकिन एक छोटा एक बड़ा है, तभी तो ये डिफरेंस आ रहा है। और जिसकी रेडियस ज़्यादा है वो धीरे घूम रहा है, जिसकी रेडियस कम है वो तेज़ घूम रहा है। मतलब रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ω1/ω2 इक्वल्स टू R2/R1। ये बात समझ में आई। पहले ये निकालना पड़ेगा कि 10 सेकंड में ये किस स्पीड पे आ चुका है, फिर हम इससे रिलेट कर देंगे उसको। देखो मैं ये मान लेता हूँ कि शुरुआत में ये जो छोटा वाला व्हील है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω0 सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ω1 ω2 की जगह ω0 है, और ये कितनी है 0। फिर इस पर एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा है कितना 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और कितने टाइम के लिए 10 सेकेंड के लिए। तो क्या मैं ω1 फाइंड कर सकता हूँ, ω1 मैंने किसको कंसिडर किया है, t टाइम बाद में जो इसकी स्पीड है उसको फाइंड कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन चिपकानी है, फर्स्ट ω1 इक्वल्स टू ω0 प्लस अल्फा t, याद है क्या इक्वेशन, चलो लगाओ। ओमेगा ये 0 प्लस अल्फा कितना 1.5 t 10 सेकेंड ले लो, 15 आ गया क्या, ये लो जी कितना आसान है। देखो 15 रेडियन पर सेकेंड स्पीड आ गई अपने पास। अब हमको रिलेशन पता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ω1 अगर 15 है तो ω2 पूछा इसने, तो ये 15 पुट कर दिया मैंने, ω2 मुझे पूछा जा रहा है, और R2/R1 क्या होगा यहाँ से 3/1, तो ω2 कितना आएगा बोलो 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये लो ये खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील अटेंड ए वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय इट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि कोई व्हील है और ये रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और 20 रेडियन पर सेकेंड ये एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेता है 5 सेकेंड बाद में। तो ये बताना है कि वो कितने चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, कितने चक्कर घूम चुका होगा उसमें। तो उसके लिए आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा थीटा, और आपको पता है कि एक चक्कर में कितना घूमता है व्हील, 2π एंगल से घूमता है। तो जितना भी एंगल आएगा थीटा जो भी आएगा उसको 2π से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगी। कौन सी इक्वेशन लगाओगे, ω1 तो इसमें 0 दे रखा है, ω2 इसने 20 रेडियन पर सेकेंड दे दिया, और टाइम दे दिया 5 सेकेंड। तो पहले तो अल्फ़ा फाइंड करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। पहले क्या फाइंड करोगे, अल्फ़ा फाइंड करने के बाद में फिर आप थीटा फाइंड कर पाओगे, है ना। और अल्फ़ा फाइंड करने का तरीका, पहली इक्वेशन लगा दो। पहली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू ω2 माइनस ω1/t। पहली इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके लिखा है। अल्फ़ा कितना आएगा, देखो ω2 20, ω1 0, t है 5, तो ये हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई अपने पास। इसके बाद में क्या करोगे, थीटा फाइंड करोगे। कौन सी इक्वेशन चिपकानी है, सेकंड लगा दो। तो थीटा इक्वल टू ω1t प्लस 1/2 अल्फ़ा t स्क्वायर। ω1 0, अल्फ़ा की वैल्यू आपने 4 फाइंड करी है अभी, t की वैल्यू आपको 5 लेनी है। सॉल्व करोगे तो थीटा कितना आएगा 50 आएगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए क्या करना है, थीटा को 2π से डिवाइड कर देना है। तो ये आ जाएगा 50/2π, यानी कि 25/π रेवोल्यूशंस। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A fan is rotating at a speed of 600 revolution per minute. When the power supply is stopped, it stops after 60 revolutions. Find the time taken to stop it. कितना टाइम लगेगा रुकने में, कितनी स्पीड से घूम रहा है, 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। रेवोल्यूशन पर मिनट किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी किस में दे रखी है, रेवोल्यूशन पर मिनट में दे रखी है। तो पर सेकेंड में चेंज करो, कैसे करेंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में इतना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 60 से डिवाइड कर दो, 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा कितना आ जाएगा इससे, ये ω1 है, ω1 मतलब शुरुआत में किस स्पीड से घूम रहा है ये, तो ये आ जाएगा 2π × 10, यानी कि 20π
रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी। अब ये बताओ आप कि इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। रुकने का मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, 0। ओमेगा 2 कितना लेना है, 0। और कुछ दे रखा है क्या, हाँ थीटा दे रखा है कि रुकते टाइम इसने कितने चक्कर लगा लिए, 60 रेवोल्यूशंस। 60 रेवोल्यूशंस में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 60 × 2 पाई यानी कि 120 पाई रेडियन। बाकी आप करो, इसमें थीटा दे दिया, ओमेगा 2 दे दिया, ओमेगा 1 दे दिया, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले तो अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके टी आएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स या इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन जब भी यूज़ करोगे ना, तो अल्फा तो आपके पास होना चाहिए, उसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अल्फा निकाल लो पहले। तो थर्ड इक्वेशन है ना, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा 2 कितना, 0। ओमेगा 1 कितना है, 20 पाई। तो ये हो गया 20 पाई का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 पाई। अल्फा कितना आएगा, अल्फा सोल्व किया होगा ना, 400 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल, 400/240। थोड़ा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये एक जीरो उड़ा दिया, 20/12 यानी कि तो 5/3 पाई। और ये माइनस में आएगा, रिटार्डेशन है ना इसलिए। ठीक है जी, अल्फा आ गया। टी निकालने के लिए पहले इक्वेशन लगा दो। तो फर्स्ट इक्वेशन को ही मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, टी इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन अल्फा। तो टी आ जाएगा, ओमेगा 2 कितना है, 0। ओमेगा 1 कितना था, 20 पाई। और ये जो अल्फा है ये कितना है, -π/3। सॉल्व करो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 सेकेंड।